हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोक। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर अध्याय 2, जिसका की नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, है ना। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, अ लॉट ऑफ प्रूफ्स आर देयर इन द चैप्टर। ओके, तो बट जब हम लोग अपना रेगुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली नीड क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें। धारिता अर्थात कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर का क्या यूज़ है, अगर कैपेसिटर नहीं होगा लाइफ में तो क्या हो जाएगा, किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स को भी तभी कवर करेंगे। बट अभी के लिए जैसा कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, चाहे हम लोग यूपी बोर्ड की बात कर लें, चाहे हम लोग उत्तराखंड बोर्ड की बात कर लें, और हाँ कुछ पार्ट इन वीडियोस से हो सकता है बेनिफिशियल हो फॉर नीट स्टूडेंट्स आल्सो, है ना। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं। ये वीडियो जो है वो बेसिकली मैं हिंदी में बनाता हूँ, कुछ टर्म्स हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोगों का एक फ्लो बना। क्लियर है। तो जो ऑल द थिंग्स जो डेरिवेशंस हैं या जो इम्पोर्टेंस हैं, जो की एस्पेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोचेज हैं, ये सारी हम लोग अपने रेगुलर कोर्स में कवर करेंगे जब भी मैं इसको शुरू करूँगा। ठीक है। तो बट आज के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बहुत पहले बिंदु से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हम लोगों को, वो क्या है, एकल बिंदु आवेश, मतलब कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो वैद्युत विभव होता है उसका सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है V = 1/4πε0 Q/r, जहाँ पे R क्या है, R वो दूरी है जिसपे हम विभवांतर कैलकुलेट कर रहे हैं या विभव कैलकुलेट कर रहे हैं। Q क्या है, वो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं या ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यदि अगर एक से अधिक चार्ज हो जाए, एक से अधिक बिंदु चार्जों का अगर एक संकाय हो, एक सिस्टम हो मल्टीपल चार्जेस का, तो उस केस में हम लोग वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। वो वैद्युत विभव सिंपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करता है, बीजगणितीय योग हो जाता है, अलग अलग पॉइंट चार्जेस की वजह से जो विभव होगा उनको निकालो और जोड़ दो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है उसका क्या सूत्र होता है ना। वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, द्विध्रुव क्या होता है, एक -Q और एक +Q चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं, 2a या 2l दूरी पे रखे हुए होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। और उसका अगर आघूर्ण की बात करें तो उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है उस सिंगल चार्ज का मल्टीप्लीकेशन उस एक आवेश का इस दूरी के, Q × ट्वाइस ऑफ L या ट्वाइस ऑफ A। और दिशा क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है उसकी -Q से +Q की। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो उसी केस में क्या कहा कि अगर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसकी अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, वो होगा V = 1/4πε P/r², है ना। जहाँ पे R क्या है, उसके अक्ष से उस बिंदु उस चार्ज की दूरी है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करें, वैद्युत विभव की बात करें, तो वो क्या होता है, वो 0 होता है। यहाँ पे निरक्षीय और अक्षीय स्थिति से क्या मतलब है, यदि अगर एक ये +Q है, ये -Q है, और ये दोनों 2a दूरी पे रखे हैं, ये इसका सेंटर है, तो अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो इसके सेंटर से जो लाइन जाएगी उस प्लेन पे अगर कोई पॉइंट P है, मान लो P यहाँ पे है, और वो P हम किसके लिए मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। और अक्षीय स्थिति में अगर Q पॉइंट है तो अक्षीय स्थिति कौन सी होगी, ये Q होगी, और इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, बेसिकली वो दूरी हो जाएगी R। क्लियर है। तो अगर अक्षीय स्थिति में हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है, P/r², जहाँ पे P क्या है, इस तरीके से डायरेक्शन होती है, और P की वैल्यू क्या हो जाती है, 2Q × L। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लोग निरक्षीय स्थिति में बात करें इस वाले पॉइंट के लिए, तो इसकी वजह से जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। प्रवणता मतलब रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज, विभव का। अगर हम लोग विभव को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, dV/dr। ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया, E। तो जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो -dV/dr होती है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, उस दिशा में होगी जिस दिशा में हमारा विभव घट रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि धातु की दो प्लेटें हैं, है ना, मान लो धातु की दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा दूरी D हो, है ना। अगर इनके बीच की जो दूरी है वो D है और विभवांतर कितना है, V है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E = V/d। क्लियर है।
सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर एक हमारे पास एक प्लेट इस तरीके से है, दूसरी प्लेट इस तरीके से है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी? प्लस क्यू से हमेशा माइनस क्यू की तरफ। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसे डिपेंड करेगी? अगर हम इसमें एक कनेक्शन कर दें और एक बैटरी लगा दें V, तो V और E के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? वो रिलेशन हो जाएगा E = वोल्ट पर डिस्टेंस। अगला पॉइंट है जो कि हमारा बिंदु नंबर 7 है। V विभवांतर से त्वरित करने पर Q आवेश के कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? वो होती है K से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होती है V × Q, जहाँ पे V क्या है? वोल्टेज है, विभवांतर है, और Q क्या है? उस कण का आवेश। यहाँ तक क्लियर है? इस बिंदु से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को समझा था। याद करिए अपने पिछले कुछ लेक्चर्स को भी, जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ क्लियर होने लग जाएगी। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ जो कि है बिंदु नंबर 8। 8वें बिंदु में क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। हम लोग को क्या बताना है, प्राप्त करना है। अगर हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की बात करनी है तो वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट की जाती है? U, और जिसका की मान क्या है? दो चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन R × 1/4πε0, और इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? जूल। क्लियर है? 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, अर्थात कैसी सिचुएशन होगी? कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एक डायरेक्शन में चल रही है, समान रूप से है। अब मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू का एक हमने क्या मान लिया? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसकी की दूरी क्या है? ट्वाइस ऑफ ए। अब मान लो हमें इसे रोटेट करना है, तो जाहिर सी बात है इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे। कुछ इस तरीके के डेरिवेशन है आपके टेक्स्ट में, है ना। तो उसको जो कार्य किया जाएगा इसको घुमाने के लिए वो कितना होगा? P × कैपिटल E × cos θ1 - cos θ2 जूल। तो हमेशा ये फॉर्मूला भी आपको, ये एक मुख्य बिंदु है, इसे हमेशा याद रखना है। और बढ़ते हैं अपने 10वें बिंदु की तरफ। 10वां बिंदु क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अगर निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है U = -PE cos θ। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। तो हमें एग्जाम की दृष्टि से इन सबको एक बार फटाफट ध्यान में रखना है, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होने लग जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने 11वें पॉइंट की तरफ। अब विलगित गोलीय चालक की धारिता की बात हुई। अगर कोई चालक है, कुछ इस तरीके से गोला है ना, और उसकी अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, धारिता क्या होता है? कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है, कितना आवेश वो अपने ऊपर रख सकता है ना। जैसे ऐसे समझ लो कि हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी एक निर्धारित तापमान को सह सकती है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारी कैपेसिटी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर सहन करने की, है ना। तो वो हमारी टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए हमारी कैपेसिटी हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर कोई गोलीय चालक है तो उसकी अगर हम लोग धारिता की बात करें तो वो क्या होती है? 4πε0 K × R, जहाँ पे R क्या है? R उस चालक की त्रिज्या है ना। त्रिज्या मतलब ये चीज, और ε0 परमिटिविटी हो गई, K क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर? नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की जो कैपेसिटेंस होती है, समांतर प्लेट आपने देखा होगा। समांतर प्लेट में क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं जिनमें एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, एक पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है। सपोज करो इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। इनके बीच की दूरी अगर d है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो क्या है? a है। तो उस केस में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, विद्युत क्षेत्र होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी? उसको अगर निकालना हो तो वो हो जाएगी C = Kε0 A/d, जहाँ पे a क्या है? सरफेस एरिया, d क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी। अब 13th की बात कर लेते हैं। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब सपोज करो इनके बीच में हमने क्या रख दिया? हमने एक संधारित्र, एक परावैद्युतांक भर दिया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? हम क्या करेंगे? आंशिक भरा हमने, है ना। आंशिक मतलब थोड़े में भरा, थोड़े में एयर ही रहने दिया। तो उस केस में जो हमारी धारिता निकालने का सूत्र होगा वो क्या होगा? ε0 A/d - t + t/k, है ना। जिसमें कि d क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो d - t कितना हो गया? t वो डिस्टेंस है, वो दूरी है जितनी मोटाई का हमने परावैद्युतांक भरा है। तो रिमेनिंग कितना हो गया? d - t हो गया। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। 14वें सूत्र की बात करें तो अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सपोज करो कि एक कैपेसिटर ऐसे करके है और उसके बीच में हमने डिफरेंट टाइप के डिफरेंट परावैद्युतांक भर दिए, है ना। सपोज करो इसका जो परावैद्युतांक है K1 है, K2 है, K3 है, एंड सो ऑन। तो उस केस में हमें अगर कैपेसिटेंस निकालनी हो, संधारित्र की धारिता निकालनी हो, तो वो कैसे निकलेगी? उसके लिए जो सूत्र है वो है ε0 A/T1/K1 + T2/K2 एंड सो ऑन। T1 T2 क्या है? सपोज करो इसकी जो थिकनेस है वो T1 है, इसकी थिकनेस क्या है? T2 है, इसकी थिकनेस क्या है? T2 है, इसकी मोटाई जो है वो, ठीक है। सिमिलरली 15वें पॉइंट पे चलते हैं। 15वें पॉइंट में हमसे वो क्या पूछ रहा है? देखो, गोलीय संधारित्र की धारिता। और वो गोलीय संधारित्र कैसा है? उसमें एक अंदर गोला है और एक बाहर गोला है, तो दोनों पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनर पे भी और आउटर पे भी। और जिसमें क्या कहा उसने, जो आउटर वाली जो प्लेट है वो क्या है? वो ग्राउंड हो रखी है, ठीक है, जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। और अंदर वाली जो है वो क्या है? उस पर कुछ चार्ज है। तो ऐसे इस प्रकार की जो संधारित्र की जो धारिता होती है उसका जो निकालने का फॉर्मूला है वो है 4πε0 K / 1/a - 1/b, ठीक है। जहाँ पे a क्या है? a अंदर वाले गोले की त्रिज्या है और b बाहर वाले गोले। अब चलते हैं हम लोग 16वें पॉइंट की तरफ।
संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स, बहुत सारे संधारित्र अगर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो उस केस में हमको जो इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो उसका सूत्र ये हो। सेम वे अगर समांतर संयोजन है, समांतर संयोजन में कुछ नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट उन्हें जोड़ देते हैं। सिमिलरली अगर आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वो कितनी होती है, एनर्जी का जो सूत्र है वो U = 1/2 V × Q। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम लोग संधारित्र की बात करेंगे, क्लियर है, तो संधारित्र में एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है कि Q बराबर क्या होता है, C × V। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो हमारा संधारित्र पे जो चार्ज स्टोर अगर Q है और उसके बीच में पोटेंशियल V है, तो जो संधारित्र की धारिता C होगी वो कैसे रिलेट होगी, Q = C × V से। तो उसी का यूज करते हुए हमने एक बार Q की वैल्यू रख दी यहाँ पे CV, तो जब CV रखा तो क्या बन गया, पहला CV², और अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 Q²/C। क्लियर है। 19th पॉइंट की तरफ चलें तो दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक तार से जोड़ने पर जो हमें तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल मिलेगा, उभयनिष्ठ विभव मिलता है, वो क्या मिलता है, वो मिलता है V = Q1 + Q2/C1 + C2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1V1 + C2V2/C1 + C2। तो ये फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको आपको रिमेंबर। क्लियर है। अब अगर हम लोग 20th पॉइंट की बात करें, एनर्जी लॉस की बात करें, ऊर्जा ह्रास की बात करें, तो वो कितना होता है, उसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला जो है वो है 1/2 C1C2/C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ सूत्र हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो 21st है वो क्या है, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व अर्थात एनर्जी डेंसिटी की बात करें। अब डेंसिटी है तो पर मीटर क्यूब होगा, है ना, तो हमेशा ऊर्जा घनत्व है तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और घनत्व पर यूनिट पर डी क्यूब होता है ना, वॉल्यूमेट्रिक होता है, आयतन पर डिपेंड करता है, तो जूल पर मीटर क्यूब इसका मात्रक हो गया। वैल्यू क्या हो गई, 1/2 K × ε0 E²। क्लियर है। तो ये ऊर्जा घनत्व निकालने का सूत्र हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये पाएंगे कि इन 21 बिंदुओं में हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एक क्विक रिवीजन है, वो आप अपने सेकंड अध्याय अर्थात चैप्टर 2 का कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोक में। थैंक यू।